लेक्चर नंबर जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 84 स्टार्ट करें। अच्छा भाई, फर्नेस में लाइनिंग करवाने की लाइबिलिटी क्यों नहीं रिकॉर्ड करनी? क्योंकि लाइनिंग करवाना अवॉइड किया जा सकता है। अगर हमारी लीगल रिक्वायरमेंट हो कि हमने एरोप्लेन को ओवरहॉल करवाना है और 3 साल पूरे हो गए हैं और तीसरे साल के आखिरी दिन क्या चौथे साल के पहले दिन खड़े होके भी हमने ओवरहॉल नहीं करवाया, हुकूमत के बंदे बार बार कह रहे हैं ओवरहॉल करवाओ, तो ओवरहॉल करने का करोड़ पे आता है। करोड़ पे की लाइबिलिटी क्यों ना बुक करें? क्योंकि अभी तक ओवरहॉल करवाया नहीं। अभी तक ओवरहॉल, हाँ अगर ओवरहॉल करवा लें और पैसे ना दें वो और बात है, लेकिन ओवरहॉल करवाए बगैर अगर उड़ाते रहें जहाज तो फिर शायद पेनल्टी या फाइन पे करना पड़े। ठीक है, काफी दिनों बाद आने वाले भाई, फिर पेनल्टी या फाइन पे करना पड़े। ओके, भाई चीजों को कॉन्सेप्चुअली याद रखा करें और एक एक बात बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आप आए रिस्ट्रक्चरिंग में, आप पेज 8, 4 एग्जांपल्स हैं रिस्ट्रक्चरिंग की। इस तरह का कोई भी सिनेरियो पेपर में आ सकता है। कोई लाइन ऑफ बिजनेस बंद कर रहे हैं, स्टाफ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, किसी नए रीजन में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई मैनेजमेंट की लेयर फारिग कर रहे हैं, तो ये 4 सिनेरियोज हैं जिनमें से सवाल आ सकता है। तो ये एग्जांपल्स हैं किसकी? क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग एक वेग सा लफ्ज़ है, ऐसे समझ नहीं आता, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग से मुराद मेरी ये है। अगला मसला क्या आता है? रिस्ट्रक्चरिंग को रिकॉर्ड कब करना है? भाई रिस्ट्रक्चरिंग की होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, वो तब तक रिकॉर्ड नहीं हो सकती जब तक आप अनाउंस ना कर दें। हाँ अगर अनाउंस कर दें तो फिर आपने ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करनी है, और अगर अनाउंस ना करें तो रिस्ट्रक्चरिंग की ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड नहीं करनी। और अगला मसला बताएं क्या था? अगला मसला ये था कि रिस्ट्रक्चरिंग में कौन से खर्चे डालने हैं और कौन से खर्चे डालने हैं वो अलग बात है, कौन से खर्चे नहीं डालने पहले मैं उन पे बात करता हूं। तो रिस्ट्रक्चरिंग में कौन से खर्चे नहीं डालने वो है पैरा 81, 82 और 83 ऑफ स्टैंडर्ड। कितने लोगों ने घर में जाके स्टैंडर्ड के पार्ट A2 से ये पैराज हाईलाइट कर लिए हैं, टैलेक्स वाले जितने अभी तक पढ़े हैं? अच्छा, और पैरा 80 वाले खर्चे डालने हैं, ये कल मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। 81, 82 और 83 पढ़ लें। कौन कौन से खर्चे रिस्ट्रक्चरिंग में नहीं डालने? ट्रेनिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। ये खर्चे फ्यूचर बिजनेस को हेल्प करेंगे या रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है? फ्यूचर बिजनेस को हेल्प। यार ये क्या होता है? आइडेंटिफाइंग फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। आइडेंटिफाइंग फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। राइज वाले यहां खड़े होकर सोच रहे हैं अगले 2 साल हमें ACCA पढ़ाने में लॉस आएगा, अगले 2 साल हमें ACCA पढ़ाने में लॉस आएगा, टीचरों की तनख्वाह ज्यादा होगी, बच्चों से फीस कम आएगी, तो आप कहेंगे आप ऑपरेट ना करें, फ्यूचर ऑपरेट ना करें फ्यूचर में। तो इसको किसको कहते हैं? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। डन। अच्छा, इसके बाद अगर आपने एंड के ऊपर, बिल्कुल एंड पे जिस वक्त होनी है आपकी, क्या कहते हैं, आ जाओ बुक उसके पास है, आप उधर आ जाओ, वो उसको इधर बुला लो, जल्दी करो जो भी करना है। अगर आपने जो लोग रिडंडेंट कर रहे हैं नौकरी से, उनको जब आपने निकालना है तो निकालते हुए उनको जो पैसे देने हैं, तो क्या पानी बनाने वाली फैक्ट्री का प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग बेचनी भी है? तो वो जो बेच के पैसे आएंगे क्या उनको नेट किया जा सकता है जो एम्प्लॉयज रिडंडेंट कर रहे हैं उनके पैसों से? तो ये 3 बातें थी। अच्छा, 80 मैंने कल आपको इसलिए नहीं पढ़ाया था कि 80 के अंदर हमें कुछ पता नहीं चलेगा। 80 में बस कह रहे हैं जो खर्चे जरूरी हैं रिस्ट्रक्चरिंग के वो डाल लो, और वो सबसे बड़ा जरूरी खर्चा अभी तक हमने कौन सा पढ़ा है? रिडंडेंसी कॉस्ट, जो एम्प्लॉयज को निकालते हुए हमारा खर्चा है। A restructuring provision shall include only the direct expenses arising from the restructuring, which are those that are both necessarily entailed by restructuring, मिसाल के तौर पे वही redundancy, and not associated with ongoing activity। बताएं वो जो 48 बंदों को 48 लाख देके रिडंडेंट किया है, क्या उससे ऑनगोइंग ऑपरेशंस को फायदा होना है? नहीं। लेकिन क्या वो रिस्ट्रक्चरिंग की नेसेसरी कॉस्ट है? यस। तो बता दें किन खर्चों को रिस्ट्रक्चरिंग में डालना है? जो नेसेसरी है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और जिनसे फ्यूचर के बिजनेस को फायदा नहीं आता, उन खर्चों को उसमें डालना है। तो इसलिए हमारे लेवल पे जो इसकी एग्जांपल है वो क्या है? बोलें रिडंडेंसी कॉस्ट। यार रीइंबर्समेंट के बारे में मुझे 4 बातें बता दें। रीइंबर्समेंट के बारे में, रीइंबर्समेंट एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें हमारे खिलाफ कोई केस करता है और हम फिर बर्डन किसी पे डाल देते हैं। हमारे खिलाफ कोई केस करता है, हम बर्डन आगे किसी पे डाल देते हैं। इसे क्या कहते हैं? रीइंबर्समेंट में 4 बातें बता दें। क्या 4 बातें की थी? नंबर 1, रीइंबर्समेंट में रिसीवेबल सिर्फ तब रिकॉर्ड करना है जब वर्चुअली सर्टन हो। दूसरी बात, रीइंबर्समेंट को सेपरेट एसेट शो करना है। और तीसरी बात, P&L में एक्सपेंस को नेट किया जा सकता है। और चौथी बात, मैक्सिमम कितना रिसीवेबल
किया जा सकता है जितनी प्रोविजन है। कल वाली पहली एग्जांपल, रीइंबर्समेंट को सिर्फ तब बुक करेंगे जब वर्चुअली सर्टन हो। मैक्सिमम रिसीवेबल कितना बुक किया जा सकता है जितनी प्रोविजन है। बैलेंस शीट में रिसीवेबल अलग शो करना है, लायबिलिटी अलग शो करनी है। और चौथी बात, P&L में इनको नेट करके शो किया। ये चार बातें याद होगी और रिस्ट्रक्चरिंग की भी बातें याद होगी। होय 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 अखीर होगी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जी? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, तो आपने प्रिंसिपल साहब को आगे कहा, प्रिंसिपल साहब ये राइस की सफाई ना सही नहीं हो रही, ये जो सफाई का कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया मैंने जिस मर्जी को, वो आप छोड़ें, सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दें। सर सफाई मेरी तरफ से, सफाई की आप टेंशन ना लें, क्लीनिंग इंशाल्लाह मेरी तरफ से, सर आप परेशान ना हो। यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद राइस प्रिंसिपल दैट आई विल प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विसेज इन कॉलेज। आपने राइस के प्रिंसिपल से क्या मायदा किया? क्लीनिंग सर्विस आपकी तरफ से। मोहतरम इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लीनिंग करेंगे, अब आप बंदे ढूंढेंगे, बंदे ढूंढेंगे जो क्लीनिंग का काम करते हो। आप बंदे ढूंढेंगे, 3-4 जो है वो आप सफाई करने वाले लोग ढूंढेंगे, आप वाइपर खरीदेंगे, आप स्वीप खरीदेंगे, और आप पता नहीं कौन कौन से मटेरियल खरीदेंगे, क्लीनिंग मटेरियल, ये सब कुछ आप खरीदेंगे जाके। आपने प्रिंसिपल साहब से कहा जी सालाना ₹1,00,000 कर लें। प्रिंसिपल साहब से कहा सालाना ₹1,00,000 कर लें। अब मैं आपके जूते पहन के बात कर रहा हूं कि आपको इनफ्लो कितना होगा, इंशाल्लाह होगा या हो गया होगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट की है या एग्जीक्यूशन भी हो गई है? कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि प्रिंसिपल साहब सफाई मेरी तरफ से, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा ठीक है फिर ₹1,00,000 मेरी तरफ से, मैं आपको ₹1,00,000 दूंगा, पूरे राइस की सफाई को तुमने मैनेज करना है। जब आप घर आए, घर आके आपने अम्मी से बात की, अम्मी ने कहा बेटा आप चेक कर लोग कितने पैसे लेते हैं, 3-4 बंदे तुझे रखने पड़ेंगे, बाकी वाइपर शाइपर ये चीजें सारी पता करके आ। आप आके रोने लगे। आपने अम्मी को कहा अम्मी 1,60,000 की सारी चीजें मुझे पड़ेंगी। तो होमवर्क किए बगैर आप गए थे, यानी प्रिंसिपल साहब से मिलने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप बाजार में निकले तो कोई बंदा 25,000 से कम पैसे पे तैयार ही नहीं हो रहा, आप सर पकड़ के बैठ गए। और वाइपर लेने गए तो एक ही वाइपर 600 का मिल रहा है। आपने कहा यार हद होगी यार, वाइपर है की है, वो सारा क्लीनिंग मटेरियल, तौलिया शोलिया, ये वो वाइपर शाइपर क्लीनिंग मटेरियल, आप उनकी प्राइसेस पकड़ के सर पकड़ के बैठ गए यार, साल में कितने इस्तेमाल होनी है। आप बता दें ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है इसके बदले आपका आउटफ्लो कितना होना है? डन। अच्छा जी आप बता दें जी, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करते हैं तो कितने रुपए आपके पास आएंगे प्रिंसिपल साहब की तरफ से? ₹1,00,000। लेकिन ₹1,00,000 कमाने के लिए मजदूरों को और क्लीनिंग मटेरियल कितने का बाय करना पड़ेगा? 1,60,000 का। एक क्लॉज एग्रीमेंट में आपने डलवाई थी, वो क्लॉज मैं आपके लिए नहीं पढ़ने लगा हूं, इसलिए मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट नहीं कर रहा, ये बिल्कुल एक नई क्लॉज है। वो एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था, देयर वाज अ क्लॉज इन एग्रीमेंट दैट यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बाय पेइंग। लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं, कितने पैसे देके? 23,000 देके। अब एक डिसीजन मेकिंग का सवाल हुआ करेगा, ये डिसीजन मेकिंग का सवाल हुआ करेगा। कैलकुलेटर पकड़े बगैर बता दें कि बंदों को हायर करूं, क्लीनिंग मटेरियल परचेज करूं, वाइपर वगैरह, और फिर प्रिंसिपल साहब से ₹1,00,000 ले लूं, ये बेहतर रहेगा, या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लूं, ये बेहतर, कैंसिल करवा लूं ये बेहतर रहेगा। ये पेपर में डिसाइड कैसे किया करेंगे? इफ आई ऑनर, इफ आई, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करता हूं तो बता दें मुझे प्रिंसिपल साहब से कितने रुपए आएंगे साल के? 1,00,000। और 1,00,000 कमाने के लिए मेरा आउटफ्लो कितना होगा? 1,00,000। इसमें वो जमादारों की तनख्वाह है और क्लीनिंग मटेरियल के पैसे हैं, तो इस तरह मुझे नुकसान होगा 60,000 का। बट इफ आई कैंसल, लेकिन अगर मैं आज प्रिंसिपल साहब के जाके हाथ जोड़ूं, खुदा के लिए मैं तौबा करती, मैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आइंदा नहीं पकड़ूंगा, अब मैं इसको कैंसिल करता हूं, तो फिर मेरा आउटफ्लो होगा सिर्फ, और वो होगा इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी। मुझे प्रिंसिपल साहब को पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैंने प्रिंसिपल साहब से कर लिया हुआ था, अब मुझे पेनल्टी देके इस कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़ानी पड़ेगी। तो पेनल्टी कितनी पे करेंगे? 23,000। आउटफ्लो है तो कौन सा साइन लगाऊं? नेगेटिव साइन लगाऊं। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो बंदे हायर करें और 60,000 का नुकसान बर्दाश्त करें, या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके 23,000 का नुकसान बर्दाश्त करें। कौन सा नुकसान पसंद करेंगे? 23,000 का नुकसान पसंद करेंगे। तो इसलिए ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी रिकॉर्ड हुआ करेगी लोअर अमाउंट पे। लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड हुआ करेगी? लोअर अमाउंट। कौन कौन सी? इफ आई ऑनर तो कितना नुकसान होता है, इफ आई कैंसिल तो कितना नुकसान होता है। दोनों नुकसान में से कंपेयर किया करेंगे, जो लोअर नुकसान होगा उसको रिकॉर्ड कर लिया करेंगे। बस ठीक है, नोट हुआ है। अगर मैं ऑनर करता हूं तो भाई कितना नुकसान है, और अगर मैं कैंसिल करता हूं, assume that we are standing on 31 December and no work is done yet,
अभी तक कोई काम नहीं हुआ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो काम नहीं हुआ तो अगर काम करूं अगले साल तो लाख मिलेगा, अगर काम करूं अगले साल तो 1,60,000 जाएगा, 60 का नुकसान। सेकंड ऑप्शन, आज ही 23,000 देके जान छुड़ा लें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज एट 31 दिसंबर 20, हमारे साल ही रिकॉर्ड होगी ये लाइबिलिटी हमारे साल ही रिकॉर्ड होगी, क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो जाए हमारे साल फौरन लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अच्छा, बोलेंगे एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर वारंटी नहीं, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस नहीं, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस होने से मुराद है कि इसके बेनिफिट्स कम है और नुकसान ज्यादा है, ये समझ लो, ऑनरस हो गया। लेकिन देखिए ऊपर यार, छोड़ें स्टैंडर्ड की लैंग्वेज पढ़ें, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं पैरा 68, ये आप मान रहे हो अनअवॉइडेबल कॉस्ट हैं, आप अनअवॉइडेबल है, 23,000 आप देखे आप जान छुड़ा सकते हैं। अनअवॉइडेबल कॉस्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट द लीस्ट नेट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ये अगर मुश्किल इंग्लिश लग रही है तो आगे आसान इंग्लिश पढ़ें, विच इज लोअर ऑफ, किन दो चीजों का लोअर? कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग कितनी है? 60,000, और कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज कितनी है? अगर फेलियर होता है फुलफिल करने से तो पेनल्टी कितनी देनी है? तो अगर ज्यादा मुश्किल आपको चीजें लग रही हैं तो बस पेपर में खाली ये स्काई ब्लू वाला कम से कम लिखाइएगा। तो इट इज रिकॉर्डेड एज लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट या एनी कंपनसेशन अराइजिंग फ्रॉम फेलियर टू फुलफिल इट। इफ आई फुलफिल तो नुकसान 60, इफ आई फेल तो नुकसान 23, इन दोनों में से लोअर पे लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। अब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ये देख लें। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which unavoidable cost of meeting the obligation under a contract exceed the benefit, जिसमें कॉस्ट बढ़ जाए और बेनिफिट कम आने हो। बेनिफिट लाख रुपए आना था, खर्चे बढ़ गए, बेनिफिट कम आने, लेकिन हम तो वैजाई पेनल्टी वाली साइड पर हैं आप। अच्छा जी, अगला ट्राई करें ज़बानी ज़बानी। एग्जाम्पल 13, ऑन 29 दिसंबर 2018, साल खत्म होने से 3 महीने 2-3 दिन पहले, वी एंटर्ड इनटू अ 3-year नॉन कैंसिलेबल लीज, हमने 3 साल की लीज कर ली। यानी अगर मैं 29 दिसंबर 18 को खड़ा हूं तो 3 साल की लीज बनेगी 2019, 20 और 21। मैंने 3 साल की लीज कर ली विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 19, जो शुरू होनी है अगले साल से। अभी तो एग्रीमेंट हुआ ना, अगले साल से लीज शुरू होगी, लेकिन अनलकीली नॉन कैंसिलेबल है, मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता। ऑन 31 दिसंबर 18 साल के एंड पे वी रियलाइज दैट दिस एसेट इज ऑफ नो यूज, ये एसेट मेरे किसी भी इस्तेमाल का नहीं है। मुझे पता चला ये एसेट मेरे किसी भी इस्तेमाल का नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई टीचर था, उसने कोई लैपटॉप जो है वो 3 साल की लीज पे लिया, बाद में ऑनलाइन क्लासें शुरू हो गई तो उसने कहा भाई मुझे तो टच पेन वाला लैपटॉप चाहिए था, मैंने तो लीज पे लैपटॉप ले लिया है टच पेन के बगैर वाला, अब 3 साल की लीज में कर लिया नॉन कैंसिलेबल, अब ये लैपटॉप मेरे किसी काम का नहीं, अब मैं इसको क्या करूं, मुझे तो मजबूरन ये पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए मोहतरम कभी कभी बिजनेसेस में भी ऐसा होता है, हम कोई एसेट लीज पे ले लेते हैं, और आपने खुद सुना होगा घर में कई चीजें लीज पे छोड़ें, खरीदने के बाद बंदा सोच रहा होता है नहीं यार ये चीज नहीं खरीदनी चाहिए थी। तो इसी तरह इस बिजनेसमैन ने कोई लीज की, लेकिन 2 दिन बाद इसको एहसास हो गया कि ये लीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन लीज क्या है? नॉन कैंसिलेबल। अब आप बताएं एनुअल रेंटल कितना है? इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमैटेरियल, डिस्काउंटिंग को कहते हैं जरा साइड पे रखो, डिस्काउंटिंग के साथ भी आपको कभी सवाल करवाऊंगा। अच्छा, अब आप मुझे बता दें लीज कितने साल की है? कौन कौन सा साल? 19, 20, 21। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किस दिन किया है? 29 दिसंबर 2018 पे खड़े होकर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और 31 दिसंबर को मुझे पता चला ये एसेट किसी भी इस्तेमाल का, 31 दिसंबर को खड़े होकर मुझे पता चला ये एसेट किसी इस्तेमाल का नहीं है, तो 31 दिसंबर की रात को फिर मैं टैं हो जाऊंगा, यानी गिर जाऊंगा और कहूंगा ये एसेट अब मेरे किसी इस्तेमाल का नहीं है। अब मुझे मजबूरन कितने पैसे हर साल देने पड़ेंगे? 100 वो तो मैं फंस चुका हूं कॉन्ट्रैक्ट करके, 300 एनुअल। तो अब मुझे कितने पैसे हर साल देने पड़ेंगे? 300 हर साल देने पड़ेंगे। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमैटेरियल, डिस्काउंटिंग की कहते हैं फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। तो मुझे बता दें अब क्या मैं इसकी लीज वाली एंट्रीज करूं या IFRS 16 वाली एंट्रीज करूं या IAS 37 वाली एंट्रीज करूं? अब मैं इसकी IAS 37 वाली एंट्रीज करूंगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन वगैरह कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि ये 3 लाख सारा का सारा 28 दिसंबर 2018 को मैं इसकी एंट्री कर लूंगा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। इफ आई ऑनर तो मेरा आउटफ्लो कितना होगा? 3 लाख और 3 लाख और 3 लाख। इफ आई ऑनर तो मेरा आउटफ्लो कितना होगा? 9 लाख। दिस एसेट इज ऑफ नो यूज, दिस एसेट इज ऑफ नो यूज। इसका मतलब इससे तो मुझे कुछ आना भी नहीं, आप इसे मैं चीजें बना के बेचनी है, जो भी करने में वो भी नहीं कर सकता। तो इफ आई ऑनर तो कितना नुकसान? 9 लाख का। कैंसिलेशन की क्लॉज एग्रीमेंट में नहीं है, सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कैंसिल करा सकते हैं एग्रीमेंट को, तो कैंसिलेशन की क्लॉज नहीं है, नॉन कैंसिलेबल, कैंसिल कराने की क्लॉज नहीं है, पेनल्टी कोई नहीं है, तो पेनल्टी नॉट गिवन। अब बता दें
लोअर के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं। कितना नुकसान मुझे अगले 3 साल में नजर आ रहा है? 9 लाख का। इसको मैं फौरन बुक कर लूंगा। इफ आई ऑनर तो कितना रेंटल देना है? 9 लाख। लेकिन दिस एसेट इज ऑफ नो यूज का मतलब, दिस एसेट इज ऑफ नो यूज का मतलब ये है इनफ्लो क्या? 0। नॉन कैंसलेबल है तो फिर कैंसिल किया नहीं जा सकता। पेनल्टी किस चीज की? तो पेनल्टी है ही नहीं सवाल के अंदर। तो आप बता दें मैं किस पे लायबिलिटी रिकॉर्ड करूं? एक्सपेंस डेबिट 9 लाख और प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। डेट इस पे डालें, ये एंट्री 31 दिसंबर 18 को होगी। सारा खर्चा 18 को बुक हो जाएगा। 19, 20, 21 को खर्चा नहीं बुक हो रहा होगा। सारा खर्चा 18 के साल में बुक हो जाएगा। 19, 20, 21 में कोई खर्चा नहीं बुक होगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्या बने ऑनरेस, फौरन उसकी लायबिलिटी बुक कर लेते हैं। पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये पेबल बुक हो गया ना, इसकी एंट्रीज मैंने करानी है, डिस्काउंटिंग दिलवा के करवानी है फिलहाल उसको। डन? वो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट? चलें जी, अब काम की एग्जांपल आइए जी। अब अटेंडेव हो जाए सारे, पढ़ लें। डॉलेंस मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद होंडा। डॉलेंस ने कॉन्ट्रैक्ट किया होंडा के साथ टू सप्लाई 5 AC per month for 33,000 per unit for 3 years starting from October 16। बताएं किसने किसको क्या चीज कितने में कितने अरसे तक बेचनी है? डॉलेंस ने होंडा को हर महीने 5 AC बेचने हैं। कितने के? अगर मैं डॉलेंस के जूते पहनूं मेरा इनफ्लो 33,000 पर AC। अगर मैं डॉलेंस के जूते पहनूं मेरा इनफ्लो 33,000 पर AC। कितने साल तक बेचने हैं? 3 साल तक, यानी 36 महीने। 12 जमा 12 जमा 12, 36 महीने तक मैंने कितने AC बेचने हैं? 5 AC हर महीने। कितने का AC बेचना है? पहली दफा डिलीवरी किस महीने में तय पाई? अक्टूबर 16 में। ऑल डिलीवरी टिल दिसंबर 16। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तक। 36 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, 3 महीने तक सारी डिलीवरीज टाइम पे हुई एंड डॉलेंस मेड अ हैंडसम प्रॉफिट ऑन इट। और डॉलेंस को इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट आया। आगे चलें। ऑन 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 16 पे खड़े होके बकाया कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का रह गया हुआ? 33 महीने का। देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने हो गए? 3। बकाया कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का रह गया? ऑन 31 दिसंबर, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, 36 महीने का। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, 33 महीने का रह गया। ऑन 31 दिसंबर 16 ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल। जाहिर बात है डॉलेंस ने मटेरियल खरीद के ही लगाने ना इसी में। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल इन लोकल मार्केट, डॉलेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज इन फ्यूचर। 31 दिसंबर 16 को खड़े होकर लग रहा है कि फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्रॉम 17, और अगले साल से वही हुआ। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शूट अप कर गई 45,000 रुपए। आप बताएं 45,000 की चीज बना के अगर आप 33,000 की बेचेंगे लॉस आएगा? अच्छा मुझे सोच के बताएं 45,000 की चीज जब आपने बना के 33,000 की बेचनी है तो क्या ये 33 मंथ्स तक डिलीवरी बाइंडिंग है? बिल्कुल बाइंडिंग है। ये आप तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो कोर्ट में इन्फोर्सेबल होता है। अब अगर डॉलेंस वाले होंडा वालों के पास जाके कहेंगे भाईजान, जैसे सूट वाला अक्सर नहीं कहता, आप सूट खरीदने जाते हैं 5,000 रुपये वो मांगता है, तो कहते हैं सर जी 5,000 आप कैसे जो है वो 5,000 थे आप जरा कम आए, तो कहते हैं सर जी 4800 का तो मैंने खरीदा, आपको कैसे जो है वो कम करूं, थोड़ा सा मुझे भी बचने दें। अब डॉलेंस वाले जाएंगे होंडा वालों के पास और कहेंगे यार 45,000 का तो हमें पड़ रहा है, हम कैसे आपको 33,000 का बेचे? बात तो पहले कुछ और थी, अब बात बदल गई है, बड़ी प्राइसेस बढ़ गई है, नया पाकिस्तान आ गया है, तो हम 45,000 की चीज खुद बना रहे हैं, आपको कैसे 33 की बेचें? होंडा वाले कहेंगे मायदा हो चुका है, नसो नहीं करना था मायदा, फंस चुके हो तुम। जैसे कॉलेज वाले आपसे 2 साल की फीस अगली इकट्ठी पकड़ लें, बाद में टीचर कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, समझ रहे हैं बात को? बाद में टीचर कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। अब कॉलेज वाले जो है वो 2 साल की फीस आपसे पकड़ के बैठे हैं, तो टीचर जो है वो तनख्वाहें ज्यादा मांग रहे हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ ये रीजन नहीं होती, इट इज अ टाइप ऑफ ऐसे ही। पॉइंट 5, देयर वाज अ क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज है वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय पेइंग 7 लाख। तो अब जरा जल्दी से ट्राई करें इनफ्लोज और आउटफ्लोज अगले सारे सालों के। अच्छा फ्यूचर की टेंशन लेनी है या जो हमारे साल डिलीवरीज हो गई उनकी टेंशन लेनी है? फ्यूचर की टेंशन लेनी है। हमारे साल तो डिलीवरीज हैंडसम प्रॉफिट पे हुई। इफ आई ऑनर, इफ आई कैंसल, करो
करो आप अपना करो यार। थोड़ा थोड़ा नीचे तो नहीं नजर पड़ी सोल्यूशन पे पड़ी? ये मसला कब से आप भाई? हमारा साल कौन से? 16। देखें, अक्टूबर में हमने हैंडसम प्रॉफिट कमाया, सवाल कह रहा है। नवंबर में हमने हैंडसम प्रॉफिट कमाया, सवाल कह रहा है। दिसंबर में हमने हैंडसम प्रॉफिट कमाया है। भाई इन 3 महीनों में लॉस भी कमाया होता ना तो इसकी लायबिलिटी बुक नहीं करनी थी, बिकॉज वो लॉस तो आ गया होता, वो तो रिकॉर्ड हो गया होता ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में। इसलिए इन 3 महीनों की टेंशन नहीं है। टेंशन किसकी है? जो डिलीवरीज हो चुकी हैं उनकी टेंशन है, या जो डिलीवरीज पेंडिंग हैं। एक बात आप मानते हैं कि अक्टूबर में मैंने अगर एक एसी बेचा होगा तो एंट्री डॉलेंस ने कर ली होगी, कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट, और हैंडसम प्रॉफिट भी इस पे कमा लिया होगा। तो इसलिए अक्टूबर की डिलीवरी, नवंबर और दिसंबर की डिलीवरीज की टेंशन। कितने महीने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है? 3 महीने। टोटल कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है? 36 महीने का। कितने महीने अभी हमें फ्यूचर में नजर आ रहे हैं? 33 महीने फ्यूचर में हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें डिलीवरीज करनी है। हर महीने 5 एसी बेचने हैं, और कितने के बेचने हैं? 33,000 के बेचने हैं। तो ये डॉलेंस वालों का क्या है? इनफ्लो। और ये डॉलेंस वालों का क्या है? फ्यूचर का आउटफ्लो। इनको तो मैं येलो सिग्नल दे रहा हूं क्योंकि ये ऑनर वाला सिनेरियो है, और एक और सिनेरियो होता है कैंसिल वाला। कैंसिल में तो पेनल्टी हमारी जेब से जाएगी। तो पहले क्या करें? पहले ऑनर वाला सिनेरियो कर लें, फिर उसके बाद कौन सा वाला? इसमें अगले 50 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो सबकी लायबिलिटी अभी बुक की जाती है। इफ आई ऑनर, अगर मैं ऑनर करूं, मैं खड़ा कब हूं? 31 दिसंबर 16 को। अगर मैं ऑनर करूं तो अगले 33 महीने मुझे चीजें बनानी पड़ेंगी। ऐसी सूरत में मेरी चीजें बनेंगी कितने की? आउटफ्लो। आउटफ्लो विल बी कितना? आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो विल बी 45,000 का एक एसी बनेगा। मैंने 5 एसी हर महीने बेचने हैं और 33 महीने तक बेचने हैं। 742 500 74,25,000 का मेरा खर्चा आएगा। लेकिन मैं फंस चुका हूं कॉन्ट्रैक्ट करके। तो कॉन्ट्रैक्ट करके जो मैं फंस चुका हूं तो मेरा इनफ्लो 5 एसीज का कितना होगा? 544500। तो अगर 54 लाख की सेल करूं 74 लाख का खर्चा करके, तो इस बंदे से बड़ा मजलूम और कौन सा होगा? लॉस बोलें 198। यार ये बता दिया करना। ओके, ये तो हो गया इफ आई ऑनर। इफ आई ऑनर मैं ही चला जाता हूं, नजर नहीं आ रहा था। इफ आई कैंसल, खतरे का अलार्म। इफ आई कैंसल, तो कैंसल में तो आउटफ्लो ही होगा ना, पेनल्टी मेरी जेब से जाएगी। क्या पसंद करते हैं? 7 लाख का नुकसान, 19 लाख का नुकसान। नुकसान का लफ्ज बोलिएगा, वरना साथ वाले ने कहने मैं तो 19 लाख पसंद करता हूँ, 7 लाख पसंद नहीं करता। तो नुकसान का लफ्ज 7 बोलिएगा ताकि उसे समझ आए। 7 लाख का नुकसान पसंद करेंगे, 19 लाख का नुकसान पसंद करेंगे। 7 लाख कोई और तरीका है जिससे नुकसान से बच सकें? वो कोई तरीका नहीं है, नुकसान होना ही होना है। अब 7 लाख का पसंद करें या 19 लाख का पसंद करें, वो आपकी मर्जी है। कितने का पसंद किया आपने? 7 लाख। लोअर क्या है? 7 लाख। बोले एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। प्यार मोहब्बत से साथ वाले का हाथ पकड़े, कहीं भाई रोजाना आ जाएगा, तेरी मेहरबानी। ये जो तूने चक्कर रखा हुआ है ना आने जाने वाला, ये कम से कम सीए में नहीं चलता, और टाइम पे आ जाएगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट में अगर कैंसिलेशन क्लॉज हो तो कैंसिल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अच्छा जी, लॉ की क्लास नहीं हो रही। अगला सफा फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। अगला सफा फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। अच्छा मोहतरमा, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की कल आपसे बात हो चुकी है, वही सारी बात दोबारा कर लेते हैं। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट हाईलाइट करवा दिया। इधर आए। कोई सीए फर्म है, वो 31 दिसंबर 2020 पे खड़ी है, और 31 दिसंबर 2020 पे जब खड़ी है
तो उस फर्म ने सोचा कि यार मैं 2020 की बात नहीं कर रहा, मैं 2021 और 22 की बात कर रहा हूं। 2021 और 22 में क्या होगा? 2021 और 22 में आई कैप ने सीए ट्रेनीज की जो स्टाइपेंड है, तनख्वाह है, वो बढ़ा दिया। 2021 और 22 के लिए यहां पे खड़े होकर हम सोच रहे हैं सीए ट्रेनीज के लिए आई कैप ने कह दिया है 2 साल वाला रगड़ा 2 साल में खा के आया माशाल्लाह। अच्छा, 2 साल वाला सीए इंटर वाला रगड़ा 2 साल में ही खा के आया, ये तो ऐसा करो इसको जो है ना 30,000 रुपया दे दिया करो हर महीना। अब ये जो सीए फर्म है ये सोचे कि 30,000 मिसाल के तौर पे मैंने स्टूडेंट्स को देने हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं 10-12 मेरे पास, 30,000 मैंने देने हैं, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो पीटीसीएल है, उसने कहा हुआ है हम आपको साल का 6 लाख दे दिया करेंगे। पीटीसीएल का ऑडिट करना है हमने, तो पीटीसीएल वाले 6 लाख दे दिया करेंगे। तो पीटीसीएल वाले 6 लाख सीए फर्म को देंगे, ये इनफ्लो हो जाएगा, और आउटफ्लो क्या होगा? 30,000 पर एम्प्लॉय। लेकिन मोहतरम ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ना आपने स्टूडेंट्स को हायर किया अभी और ना आपने पीटीसीएल से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया है, बल्कि आपको पता है कि पीटीसीएल के पास अगर मैं जाऊं तो इंशाल्लाह 6 लाख फीस पे उनसे बात तय पा जाएगी, और मुझे उधर से जो मिल जाएंगे आर्टिकल स्टूडेंट्स उनको मैं इतने पैसे देने पड़ूंगा। ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? अगले 2 साल आपको नजर आ रहे हैं आपको लॉस आना है, लेकिन ना अभी आपने स्टूडेंट्स को हायर किया है और ना आपने पीटीसीएल से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है। तो अब बता दें क्या ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है? जी, इसको ऑनरेस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, नहीं ऑपरेट करेंगे तो क्या ये अवॉइडेबल है? ये अवॉइडेबल है। हाँ, ना स्टूडेंट हायर करें ना पीटीसीएल, बल्कि सीए फॉर्म बंद करें और घर जाएं, मजे करें, मैंगो बेचें। अच्छा, बात समझ आ गई? दूसरी बात, लेकिन अगर स्टूडेंट से 3 साल का मुआहदा हो चुका होता कि आपको पैसे देंगे और पीटीसीएल से भी कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा जा चुका होता, तो फिर शायद ये क्या बन जाता? तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में तो फ्यूचर की लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये जो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है ये अवॉइडेबल है। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस अवॉइडेबल है, बिकॉज दिस कैन बी अवॉइडेड बाय फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर में क्या एक्शन करें? डू नॉट हायर द एम्प्लॉइज एंड डू नॉट मेक अ डील, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद पीटीसीएल। कॉन्ट्रैक्ट करें ही ना। इसी तरह एक दुकानदार है, वो दुकानदार का जनरल स्टोर है। अब वो जनरल स्टोर के ऊपर सिर्फ जो है वो दूध बेचता है, मिल्क बेचता है, मिल्कमैन दूध बेचता है। अब वो क्या कहे, यार मुझे लग रहा है अगले 2 साल ना दूध बड़ा महंगा हो जाना है, और जिस इलाके में मेरी दुकान है उस इलाके वाले जो है वो पैसे पूसे देते कोई नहीं दूध के इतने। तो अब उसको नजर आ रहा है कि 2-3 साल अगले जो है वो मैं दूध खरीदूंगा 90 रुपए किलो और बेचूंगा 85 रुपए किलो। अब उसे क्या कहेंगे? खरीदना, क्योंकि फ्यूचर में तो ऑपरेट करेगा तो लॉस आएगा, नहीं ऑपरेट करेगा तो लॉस नहीं आएगा। अब आप कह रहे होंगे ये तो कल भी नेस्ले वाले एग्जांपल में पढ़ाया था। बिल्कुल पढ़ाया था, लेकिन उसमें ना बिजनेस रीस्ट्रक्चर हो रहा था। तो यहाँ एक जनरल डिस्कशन हो रही है। वैसे ही बिजनेस रीस्ट्रक्चर हो या ना हो, किसी भी बिजनेस को फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। किसी भी बिजनेस को फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस करने की इजाजत नहीं है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस समझ आ गया? और कल भी हमने पढ़ा था मोहतरम रीस्ट्रक्चरिंग में भी ये बात। रीस्ट्रक्चरिंग का पैरा 82, आइडेंटिफाइबल फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस अप टू द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन अनलेस दे रिलेट टू ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। अनलेस कि वो किस कॉन्ट्रैक्ट को डील करें? ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट को डील करें। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है यार? ये अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये डॉलर्स का फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, तो आप कहेंगे ये ऑपरेटिंग लॉस अनअवॉइडेबल है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना यार, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये लॉस। और अगर डॉलर्स वाले अभी सोचें कि बाकी कस्टमर्स को भी हमने बेचना है, वो अवॉइडेबल है, क्योंकि बाकी कस्टमर को आप 45 वाला 50 का बेचें, साहब आप प्राइस महंगी करते हैं अपनी। लेकिन ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में आप फंस चुके हैं। चलें जी, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस क्या होता है? ऑपरेट करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो राइज वाले इधर खड़े खड़े सोचें अगले 3 साल हमने एसीसीए कराना है और हमें लॉस नजर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? एसीसीए बंद कर लो, सीए पे फोकस करो, एसीसीए बंद कर लो। प्रोविजन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। लेकिन एक बात ना आपने इसमें लिख के आया करनी है, वो ये लिख के आया करनी है, एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इज एन इंडिकेशन दैट सर्टेन एसेट्स ऑफ द एंटिटी ऑपरेशन मे बी इंपेयर्ड। ये बात रूल लिख के आया करनी है कि ये एक इंडिकेशन है कि आपके एसेट्स को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो। एसेट्स को किससे गुजार लो? इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो। हो सकता है आपका प्लांट, बिल्डिंग, मशीनें इंपेयर हो गई हों, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो, लेकिन लायबिलिटी बुक करने की जरूरत, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना कौन सा स्टैंडर्ड है? ये तो IAS 36 है। एन एंटिटी टेस्ट दीज एसेट्स फॉर इंपेयरमेंट अंडर IAS 36। तो इसी मिसाल के अंदर देख लें, सीए फर्म है, अब वो कहता है कि यार अगले साल मैंने स्टूडेंट्स को हायर करूंगा और पीटीसीएल से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ूंगा, मुझे इस पे क्या आएगा? नुकसान आएगा। लेकिन अभी ये कॉन्ट्रैक्ट करके फंसा नहीं है, अवॉइड कर सकता है ये लॉस। तो लेकिन हम इसे एक और मशवरा देंगे, हम कहेंगे ये जो फ्यूचर में तुझे नुकसान नजर आ रहा है ना ऑपरेट करने पे, इसको रिकॉर्ड ना कर,
लेकिन अपनी जो बिल्डिंग जिसमें तूने ऑफिस बनाया हो ना, उस बिल्डिंग को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार ले, क्योंकि आपको पता है इंपेयरमेंट टेस्ट में दो फैक्टर्स होते हैं, एक रिकवरेबल अमाउंट होती है, रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं, और रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन, और वैल्यू इन यूज के अंदर आपको पता है अगले सालों की यूज की वैल्यू को डिस्काउंट किया जाता है, ये तो बताया भी था। तो क्या मशवरा दिया जाएगा जिसको फ्यूचर में लॉस नजर आ रहा है उस बंदे को लायबिलिटी बुक ना करो, क्या मशवरा दिया जाएगा? लायबिलिटी बुक। और क्या मशवरा दिया जाएगा? एहतियातन, जैसे डॉक्टर कह दे भाई ऑपरेशन कराने की जरूरत, लेकिन मेरे पास आते जाते रहा करो, फीस देते रहा करो, तो इसी तरह लायबिलिटी बुक करने की जरूरत, लेकिन एसेट्स को किससे गुजार लें? और यार ये जो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है ना, इसमें आप अपने आप को किसी की तरफ लायबल फील नहीं करते। फ्यूचर में पीटीसीएल से पैसे आएंगे और इंटरनीस को पैसे देंगे, अब आप किसकी तरफ लायबल फील करें? अभी तो हायर ही नहीं किया आपने उनको, इसलिए फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट नहीं करता। अच्छा, अब पेपर में रीस्ट्रक्चरिंग का लफ्ज आए या ना आए, हमेशा याद रखना है, हर बिजनेस के लिए जनरल रूल क्या है? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस कैन बी अवॉइडेड अनलेस यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए वो और बात। फर्क समझ आ गया? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस और ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में हम फंस चुके होते हैं, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस अवॉइड हो सकता है। कॉलेज वालों ने को आपसे मुआहदा किया हुआ अगले सेशन में पढ़ाने का, मुआहदा करके पैसे पूछे लिए मैं आपसे? नहीं पैसे लिए हुए, मुआहदा करके अगले सेशन के। ओके, वारंटी, वारंटी तो आसान सा है, मुझे बता दें फिगर कितनी आएगी? कैलकुलेटर पकड़े, वारंटी कॉस्ट निकाल दें। हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट IS 37 का, अब 10 मिनट बाद हम IS 10 शुरू करने लगे हैं। फिलहाल के लिए IS 37 का आखिरी कॉन्सेप्ट, हाँ बस इसके बाद IS 37 ऑलमोस्ट ओवर है। जल्दी करें भाई, वारंटी की कॉस्ट निकालेंगे कैलकुलेटर पे। इसमें कोई अंग्रेजी आपने नहीं पढ़नी है, अंग्रेजी अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैंने किसी और दिन पढ़ानी है, बस ऊपर वाली अंग्रेजी पढ़ लें। अ प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड फॉर वारंटी कॉस्ट। इसमें पास्ट इवेंट क्या होता है? सेल। सेल की वजह से आपको वारंटीज ऑनर करनी पड़ती हैं, और अगर वारंटी कार्ड इशू कर दिया तो लीगल ऑब्लिगेशन, और अगर वारंटी कार्ड इशू नहीं किया और आपकी वेल नोन पॉलिसी है कि आप वारंटीज ऑनर करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। भाई तो बोल नहीं रहा कुछ साथ साथ, अगर वारंटी कार्ड इशू कर दिया तो लीगल ऑब्लिगेशन, अगर वारंटी कार्ड इशू और वेल नोन पॉलिसी आपकी कि आप लोग वारंटीज ऑनर करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। फिगर निकलाई? हाथ खड़ा करके बताएं, फिगर निकलाई? गुड। QL sells all its products on 1 year warranty which covers all types of defects. All types of का मतलब है मेजर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट सब कवर हो रहे हैं। प्रीवियस हिस्ट्री इंडिकेट दैट 2% ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी 100 मोबाइल बेचेंगे तो 2 वापस आएंगे। 2%, 100 बेचेंगे तो 2 वापस आएंगे। 2% ऑफ प्रोडक्ट कंटेन मेजर डिफेक्ट, 2 वापस आएंगे जिनकी मशीनरी खराब होगी, जिनकी मशीनरी खराब होगी। Whereas 10% और 100 बेचेंगे तो उसमें से 10% माइनर डिफेक्ट वाले आएंगे, जिनमें बटन शटन में मसला होगा, टच पैड में मसला होगा, उनकी मशीन खराब नहीं होगी, चार्जर में मसला होगा। अच्छा, 100 चीजें बेचते हैं तो 2 मेजर डिफेक्ट के लिए वापस आती हैं, और अगर 100 चीजें बेचते हैं तो 10 माइनर डिफेक्ट। लेकिन एंटिटी आपको पता है एग्जैक्ट 100 चीजें नहीं बेचती, चीजें पता नहीं कितनी बेचे। इट इज एस्टिमेटेड इफ दैट इफ मेजर डिफेक्ट इज डिटेक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड, अगर सारी मेजर डिफेक्ट के लिए आ गई, सारी तो आ ही नहीं सकती, पॉसिबल तो नहीं है, ये सारी चीजें मेजर डिफेक्ट के लिए आ गई, तो खर्चा होगा हमारा 150 मिलियन। इतना खर्चा तो हमारा नहीं, अल्लाह का शुक्र है होगा 150 मिलियन, तो सारी अगर वापस आ गई तो करना पड़ेगा, इतना खर्चा तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपको पता है 150 मिलियन वाली ये चीजें वापस नहीं आनी, लेकिन अगर सारी वापस आ गई तो कितना खर्चा होगा? 150 मिलियन। और इफ माइनर डिफेक्ट्स वर डिटेक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड, और बिल फॉर सारी माइनर डिफेक्ट के साथ वापस आ गई, तो खर्चा कितना होगा? 70 मिलियन। अब आप मुझे सोच के बताएं, मैं लाइबिलिटी किस पे बुक करूं? 150 मिलियन तो मुझे तब खर्चा होगा जब सारी वापस आएंगी, लेकिन सारी वापस आनी है या 2%? समझ आई कुछ? अब अच्छा, 70 मिलियन तो तब खर्चा होगा जब सारी माइनर डिफेक्ट के साथ वापस आ जाए। सारी तो अल्लाह का शुक्र है वापस आनी नहीं, वापस कितने आनी है? 10%। तो इसको प्रोविजन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, ये भी अंदाजा ही है 2 और 10%, एग्जैक्ट तो ये नहीं आनी वापस। तो बहरहाल 70 मिलियन तो सब पे खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन क्या दुकानदार के पास सारे ही मोबाइल वापस आ जाते हैं या इसके तजर्बे के मुताबिक 10% वापस आते हैं? जी जवाब बता दें। लाइबिलिटी कितने पे बुक करें? 10 मिलियन। हाँ इसीलिए बोला गया ना, सारी प्रोडक्ट्स का 2% ले लें तो वो मेजर का हो गया, उसी प्रोडक्ट्स को माइनर तो नहीं आएगा। वो सारी तो एक बेस बता रहे हैं ना कि सारी आ जाएं, सारी में से आनी तो 10% है ना, उसका ये ना मतलब हो कि बाकी जो 98% बचेंगी उनका 10% लेंगे। वो कहते हैं सारी वापस आ जाएं, सारी में से 10 वापस आनी है, सारी में से जो 2 आनी है उनको अलग रख लिया, सारी में से जो 10 आनी है उनको अलग रख लिया। अगला ट्राई करें, अगला ट्राई करें। अच्छा एक मिनट यार,
ये सेल कुछ ऑर्गेनाइजेशन ना सेल पे परसेंटेज लगाती हैं, तो सेल इसलिए इग्नोर करनी थी। अगर सवाल में ये लिखा होता कि सेल का इतने परसेंट वापस आ जाना है, फिर हम उस पर लगा देते, तो इसलिए सेल हमने इग्नोर करनी थी। लेकिन सेल पे कोई परसेंटेज सवाल लगाने को नहीं कह रहा, इसलिए सेल इग्नोर कर दें। सेल पे कोई परसेंटेज सवाल नहीं कह रहा, इसलिए इग्नोर कर दें। हमें सेल पे परसेंटेज लगाने को कह रहा है या रिपेयर कॉस्ट दे रहा है? रिपेयर कॉस्ट दे रहा है। किताब है ना माशाल्लाह, अब तो ले ही लिया, बड़ा जबरदस्त। यार अगला आप चैलेंजिंग है, इसको जरा लें आप। इसमें टोटल रिपेयर कॉस्ट नहीं दी हुई, इसमें पर यूनिट रिपेयर कॉस्ट दी हुई है। साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग है सोल्ड 10,000 यूनिट्स इन द ईयर। इस साल कितने यूनिट बेचे हैं? 10,000। सेल एक्रूड इवनली ओवर द ईयर, यानी अगर 12 महीने की सेल 10,000 है तो 6 महीने की सेल, ऐसी बात कर रहा हूं मैं, साल के इवनली का ये मतलब होता है ना, अगर साल की सेल 10,000 है तो 6 महीने की सेल, 3 महीने की सेल 2,500, समझे बात को? अगर साल की सेल 10,000 है तो 6 महीने की 5,000, 3 महीने की 2,500। इट एस्टिमेट डेट फॉर एवरी 100 आइटम सोल्ड, हर 100 में से 20 आया करेंगे स्मॉल रिपेयर के लिए। यार उसी तरह हो गया ना, 20% ही समझ लें, तो 100 में से 20 आ जाया करेंगे, यानी 20% चीजें किस लिए आएंगी? छोटी रिपेयर के लिए। और इसमें हर चीज कितने की रिपेयर करके देनी पड़ेगी? एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100। ये सोल्यूशन में गलती है, इसको ईच करें, क्वेश्चन में गलती है। 100 ईच, हर चीज 100 रुपए की सही करके देनी पड़ेगी। 10 विल रिक्वायर अ सब्सटेंशियल रिपेयर, जिसमें 400 रुपए का हर कोई चीज सही करके देनी पड़ेगी। 5 विल रिक्वायर अ मेजर रिपेयर या रिप्लेसमेंट, जिसमें उनको रिप्लेस ही करके देनी पड़ेगी चीज। इस पर कितना खर्चा आएगा? 800 ईच। ऑन एवरेज नीड फॉर रिपेयर बिकम्स अपीरेंट 6 मंथ आफ्टर अ सेल। जैसे ही 6 मंथ गुजरते हैं तो नीड फॉर रिपेयर राइज हो जाती है। नीड फॉर रिपेयर बिकम्स अपीरेंट 6 मंथ आफ्टर अ सेल। जैसे ही 6 महीने गुजरते हैं, हमारी प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है कि 6 महीने इस्तेमाल करें तो उसमें डिफेक्ट पता चल जाते हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्लियर? यार ये जो 6 महीने वाली बात है ना, इसको समझिएगा। अगर ये मेरा ईयर है और ये इसका मिड है, तो ये वाली जो चीज मैंने बेची होगी, ये तो 6 महीने बाद पता चल गई होगी इसमें क्या मसला है इस दिन। इस महीने फरवरी में कोई चीज बेची होगी तो इसके 6 महीने इधर पूरे हुए होंगे। इधर कोई चीज बेची होगी, इसके 6 महीने इधर पूरे हुए होंगे। 28 जून को कोई चीज बेची होगी तो 28 दिसंबर तक वो वापस आ गई होगी। तो मुझे बता दें, हम लाइबल किसके लिए फील करें? इस 6 महीने वालों को क्या एग्री करते हैं कि इस 6 महीने के अंदर मैंने ऑनर कर दिया होगा, वो लोग मेरे पास आ गए होंगे। और इस 6 महीने वाले 6 महीने बाद हमारी चीज में डिफेक्ट आता है, तो इस 6 महीने वाले इस साल आएंगे, इस साल आएंगे, इस साल आएंगे। तो मुझे बता दें मैं लाइबिलिटी किसकी बुक करूं, कौन सी वाले की? ये 6 महीने वाले तो इन 6 महीनों में आ गए, तो अब जो मैंने बेची हैं चीजें किस महीने में? जो मैंने जुलाई में बेची हैं चीजें वो आएंगे अगले साल, क्योंकि 6 महीने बाद एग्जैक्ट हमारी चीज में मसला आ जाता है। फिर अगले साल आएंगे, फिर अगले साल आएंगे। तो इसलिए सारी कैलकुलेशंस 10,000 पे करनी है या 5,000 यूनिट्स पे। तो ये एक पहली बेसिक बात थी सवाल में। अब आगे कैलकुलेशन आप ट्राई कर लो। हो गई? अच्छा जी, कुछ चीजें किस रिपेयर के लिए आएंगी? कुछ चीजें सब्सटेंशियल रिपेयर। सब्सटेंशियल से भी आगे कोई लफ्ज इसने यूज किया है, मेजर रिपेयर, या मेजर रिपेयर मुझे अच्छा लफ्ज नहीं लग रहा, रिप्लेसमेंट का लफ्ज ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे उसने मेजर लफ्ज यूज किया है। कुछ चीजें स्मॉल रिपेयर के लिए आएंगी, कुछ चीजें अच्छी खासी रिपेयर के लिए आएंगी, और कुछ चीजें रिप्लेस होने के लिए आएंगी। अच्छा, फिलहाल कौन सी चीजें रिपेयर होकर जा चुकी होंगी? 10,000 में से 5,000 रिपेयर होकर जा चुकी होंगी। उनकी लाइबिलिटी बुक करें या लाइबिलिटी बुक करने के बजाय वो खर्चा रिकॉर्ड हो चुका होगा, उनका खर्चा रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो 5,000 में से 100 में से 20 चीजें आएंगी, का मतलब है 20% चीजें आएंगी। 100 में से 10 आएंगी सब्सटेंशियल रिपेयर के लिए, 10% चीजें आएंगी सब्सटेंशियल रिपेयर के लिए। 100 में से कितनी आएंगी? 5, कितने परसेंट? 5%। तो ऐसी जरा बात कर रहा हूं, ऐसी आपके समझने के लिए, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है। 5,000 जरा 20%, 1000 चीजें हमारी स्मॉल रिपेयर के लिए आएंगी। 5,000 जरा 10%, 500 चीजें हमारी सब्सटेंशियल रिपेयर के लिए आएंगी, और 250 चीजें हमारी चेंज करके देनी पड़ेगी। अजीब कारोबार है, 5,000 में से 1,750 में तो मसले निकलाने हैं। तो बहरहाल 5,000 चीजों में से 1,750 में मसले निकलाने हैं। एक कितने की रिपेयर होगी? 100 की, ये तो स्मॉल रिपेयर है। सब्सटेंशियल रिपेयर कितने की होगी? और अगर चेंज करके देनी पड़ी 800 की। ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है? टोटल खुद ही कर लीजिएगा, टोटल कितना आ रहा है? 5 लाख। क्लियर? ये यूनिट्स हैं।
कॉस्ट पर रिपेयर नहीं, कॉस्ट पर यूनिट, इसकी अंग्रेजी होनी चाहिए, रिपेयर कॉस्ट पर यूनिट। ओके चलें जी, आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा स्टैंडर्ड का है फ्यूचर रिपेयर। फ्यूचर रिपेयर में कल 2 एग्जांपल्स की थी, एक लाइनिंग वाली और एक ओवरहॉल कराना था एयरक्राफ्ट को, याद है? फ्यूचर रिपेयर के लिए लाइबल फील करें या लाइबल फील ना करें? अगर कारोबार बंद करें तो फ्यूचर रिपेयर अवॉइड हो सकती है, तो इसलिए आई स्टडीज स्टेट दैट प्रोविजन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर रिपेयर। ये कौन कौन सी एग्जांपल थी स्टैंडर्ड की? 11A और 11B। फिलहाल हम पेज 14 पे हैं। अच्छा अगले सफे पे मत आए, जरा से जम मारें। ये चीजें अभी मैं आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा, फिलहाल बस दिखाना चाह रहा हूं। पेज नंबर 25। क्या चीज? हाँ, लिखने के ऊपर ही बात करने लगा। प्रोविजन के बारे में आपने कैसे लिखना है? प्रोविजन के बारे में आपने कैसे लिखना है? प्रोविजन आपको याद है क्या चीज है? प्रोविजन में आपको पता है जर्नल एंट्री करनी होती है और डिस्क्लोज भी करना होता है। प्रोविजन के बारे में पेपर में कैसे लिखना है? ये पास पेपर्स में यहाँ प्रोविजन कवर हुई है। एज ऑन 30 जून 2010 कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर इंजर्ड एम्प्लॉइज बिकॉज एट बैलेंस शीट डेट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट इंजरी सफर्ड फ्रॉम एक्सप्लोजन अकर्ड बिफोर ईयर एंड। रुपीज इतने फॉर द पेंडिंग क्लेम बाय वर्कर्स is most likely that company would require to pay as advised by lawyer, therefore a provision should be recorded for an amount of rupees इतने। तो ये आपने किसके लिए लिखना है बोले? प्रोविजन के लिए। इसको मोबाइल की वारंटी के लिए चेंज करें। इधर देखिए, मोबाइल की वारंटी के लिए एज ऑन 30 जून कंपनी शुड रिकॉर्ड आ प्रोविजन फॉर 5 लाख भी आ रहा था, 5 लाख रुपए टोटल बना था। प्रोविजन फॉर मोबाइल सोल्ड बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट दैट इज इशू ऑफ वारंटी कार्ड्स अगेंस्ट मोबाइल सेल। रुपीज 5 लाख फॉर द वारंटी claim by customer is most likely that company would require to pay as advised by company lawyer नहीं, as based on our past experience, therefore a provision should be recorded for इतने। एक लाइन आप और भी डाल सकते हैं, further provision should be disclosed, लेकिन ये जरूर डालनी है should be recorded, प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है। आप समझ आ गए लिखना कैसे है? तो जो मर्जी सिनेरियो हो उसको इस तरीके से आपने लिखना है। ये किसकी बात हो गई? प्रोविजन की। और यार प्रोविजन में 3 चीजें आती हैं, आपको पता है? प्रोविजन में पास्ट इवेंट होते हैं, बोले अगली बात, रिलायबल एस्टीमेट होता है और प्रोबेबल आउटफ्लो होता है। तो वही 3 चीजें हमने यहां डिस्कस की हैं। आगे चलें, आगे क्या चीज है यार? कंटिंजेंट। इसको सिर्फ क्या करना होता है? डिस्क्लोज करना होता है। इसको पेपर में कैसे लिखना है? फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतने, इट इज पॉसिबल दैट एन आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड। ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ हाउ टू राइट डाउन इन पेपर, ये स्टैंडर्ड मैंने ढूंढना। अच्छा, इट इज पॉसिबल therefore a contingent liability would be accounted for। नहीं, इसकी जर्नल एंट्री नहीं करते। would be और डिस्क्लोजर 2 होते हैं, नंबर 1 एंड एस्टिमेट ऑफ। अच्छा, रिमोट चांस ऑफ पेमेंट, उसमें क्या लिखना है? उसमें लिखाइएगा द रिमेनिंग अमाउंट फॉर रिमेनिंग अमाउंट देयर इज अ रिमोट चांस सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी और नो डिस्क्लोजर। आगे चलें। अच्छा, एक सिनेरियो और पेपर में आ जाता है, नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। इसकी मिसालें सुने। नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, आपका ट्रक ओवरटर्न कर गया था तो लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं है उस इलाके में कोई, और आपका ट्रक ओवरटर्न कर गया था, आपने कोई दावा भी नहीं किया, आपने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी कि मैं ट्रक को उठाऊंगा और वो जो ऑयल के जरिए समंदर खराब हुआ है उसको सही करूंगा। याद आ रहा है? इसके अलावा कंपनी के अंदर कोई वर्कर्स की डेथ हो गई है, अब वर्कर्स के जो वर्सा हैं उन्होंने आपसे पैसे मांगे हैं, उसकी तो लायबिलिटी आप बुक करेंगे, लेकिन कंपनी ने सोचा अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए सोचा है कि इतने पैसे और दे दूंगा, अभी बताया नहीं, तो इसकी नो लीगल ऑब्लिगेशन। नो सिटीजन कमेटी वाले आपके पास आए हैं और आके आपको कहा है कि आपकी जो गाड़ियां हैं वो काफी ज्यादा चीजें स्मोक प्रोड्यूस करती हैं, तो आपको सेफ्टी इक्विपमेंट लगा लें, तो इसकी लायबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये 2-3 मिसालें याद आ रही हैं जो क्लास में दी थी। जब कभी हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ना लीगल या ना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, जैसे पास पेपर में ये बार बार टेस्ट हुई है, तो द ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज इतने इज नीदर लीगल एज मैटर इज स्टिल अंडर एंड नो फॉर्मल अनाउंसमेंट इज देयरफॉर नो प्रोविजन और डिस्क्लोजर इज। ठीक है? और यही लफ्ज़ आप इधर भी लिख के आ सकते हैं रिमोट चांस में, नो डिस्क्लोजर एंड नो डिस्क्लोजर एंड नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। ना कोई एंट्री करनी है ना आपने डिस्क्लोज करना है। ओके, अब आगे चलें जी। आगे बोलें क्या है? ये कितने टाइप के एसेट हैं यार? इसमें ना जो वर्चुअली सर्टन होता है
कि अगले ने मुंह से कह दिया मैं तुम्हें पैसे देता हूं, ये होता है वर्चुअली सर्टन। और हाई चांस है पैसे लेने का और लो चांस है पैसे। अब हमारे खिलाफ केस हुआ है या हमने किसी के खिलाफ, तो इसमें अगर अगला बंदा मुंह से कहते मैं तुम्हें पैसे देता हूं, इट इज कॉल्ड एज, इसको उठाओ, इट इज कॉल्ड एज वर्चुअली सर्टन। अगर हाई चांस है पैसे आने का, कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे, और इधर तो एंट्री भी करेंगे ना, रिसीवेबल, डेबिट, इनकम, क्रेडिट, लेकिन इसका ना डिस्क्लोजर कोई नहीं है, याद रखिएगा। तो 3 सिनेरियोस बता दें, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नॉट प्रोबेबल और, बल्कि नॉट प्रोबेबल को काट के पॉसिबल कर देना, पॉसिबल, नॉट प्रोबेबल ऐसे कंफ्यूजिंग सा है, पॉसिबल और रिमोट। तो बता दें जी, अगर वर्चुअली सर्टन है पैसे देना, क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज इतने, एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ही मोटा मोटा प्रिंसिपल, बाय सप्लायर, बाय इंश्योरेंस कंपनी लिख लें, बाय सप्लायर, बाय इंश्योरेंस कंपनी, बाय सप्लायर, बाय इंश्योरेंस कंपनी। या एक सवाल में तो सप्लायर के अब्बू ने भी शायद एग्री कर लिया था, लेकिन उसमें वो देख लीजिएगा क्या एग्री किया। देयरफॉर इट विल बी टेकन एज वर्चुअली एंड इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन। और जो कंटिंजेंट एसेट होगा उसमें क्या करेंगे, रिकवरी टू द क्लेम ऑफ द एक्सटेंट इज प्रोबेबल, देयरफॉर इधर क्या लिख के आएंगे वर्चुअली, और इधर देयरफॉर कंटिंजेंट एसेट वुड बी डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोजर में कितनी बातें लिख के आनी है, 2, एन एस्टिमेट ऑफ, और अगर पॉसिबल है पैसे आना या कोई चांस नहीं है पैसे आने का, तो रिकवरी इज रिमोट, देयरफॉर इट वुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर और नॉट बी डिस्क्लोज्ड। यानी कि कितने पैसे देने हैं, एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। रीइंबर्समेंट, भाई रीइंबर्समेंट में स्टैंडर्ड का पैरा 53 और 54 है। रीइंबर्समेंट में ना आपको पहले 3 में से भी लिख के आना पड़ सकता है, और रीइंबर्समेंट में आपको पहले 3 में से भी लिख के आना पड़ेगा, और आपको 5वां, 6ठा, 7वां भी लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यह लिखना पड़ेगा। सर ये क्या बात हो रही है, समझा दें, शायद पता चल गई हो आपको। देखें इधर हमारे खिलाफ केस हुआ है, तो हम अपने आप को बारातियों की तरफ लायबल फील कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ये बात भी लिख के आनी पड़ेगी। रशीद मुर्गी वाले ने कह दिया मैं मुंह से बोलता हूं तुम्हें पैसे दूंगा, थोड़ी ये बात भी लिख के आनी पड़ेगी। इसके बाद आपको 2 बातें लिख के आनी पड़ेंगी कि बैलेंस शीट में अलग एसेट आना है और एसओसीआई में नेट करके शो करना है, और मैक्सिमम रिसीवेबल कितना रिकॉर्ड किया जा सकता है, जितनी। ये बात समझ आई है, दोबारा करूं, दोबारा सुने। हमारे खिलाफ केस कर दिया बारातियों ने मैरिज हॉल के खिलाफ, और हमने केस कर दिया रशीद मुर्गी वाले के खिलाफ। आप बताएं, हमारे खिलाफ जब बारातियों ने केस कर दिया, हम उनकी तरफ अपने आप को लायबल फील करेंगे, कुछ ये वाली बातें लिख के आनी पड़ेंगी, प्रोविजन वाली। रशीद मुर्गी वाले ने कह दिया है हाँ मोहतरम पैसे मैं देता हूं, मैं मुंह से बोलता हूं, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये वाली बात लिख के आनी पड़ेगी, वर्चुअली सर्टन वाली। लेकिन रीइंबर्समेंट के साथ 3 बातें और डालें एक्स्ट्रा। वो क्या है, नंबर 1, नो कंपनी शुड रिकॉर्ड अ सेपरेट एसेट ऑफ रुपीज इतने इन द एसओसीआई, इट मे बी प्रेजेंटेड नेट, and the amount recorded in respect of receivable shall not be greater than amount of। ये 3 बातें कितने लोगों को याद है, लेकिन ऊपर ये भी तो लिख के आना पड़ेगा ना यार, कि प्रोविजन की डिस्कशन भी करेंगे, वर्चुअली सर्टन की डिस्कशन भी करेंगे। गॉट द पॉइंट। तो रीइंबर्समेंट दोनों की खिचड़ी है, लेकिन खिचड़ी के एंड पे आपने थोड़ा सा दही भी डालना है। मजा नहीं आ रहा तो ठीक है, आप लोगों के घर नहीं होता होगा ये पैटर्न। अच्छा, पे 26 रीस्ट्रक्चरिंग। कल आपको याद है रीस्ट्रक्चरिंग, ये कर रहे हैं घर में जाके ये सवाल जो कराए जा रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग में कल आपको याद है पहले साल के एंड पे कम्युनिकेट, और दूसरे सवाल में दूसरे साल के एंड पे कम्युनिकेट हो गया था। पहले साल कम्युनिकेट और दूसरे साल कम्युनिकेट हो गया था। इफ रीस्ट्रक्चरिंग इज येट नॉट कम्युनिकेटेड, तो कैसे लिखना है पेपर में, इफ रीस्ट्रक्चरिंग इज, तो कैसे लिखना है पेपर में। अगर रीस्ट्रक्चरिंग कम्युनिकेट नहीं हुई तो नीदर प्रोविजन nor disclosure should be made, as there is no constructive or, because company has no plan and company has not made its decision public। Clear? ये वो लाइनें वहां से ढूंढ लीजिएगा जो रीस्ट्रक्चरिंग की अंग्रेजी कल पढ़ाई थी। इसके बाद if restructuring is communicated, तो provision for restructuring is to be recorded। अब आपने वही दोनों बातें लिखनी है, यही दोनों बातें, लेकिन अब no का लफ्ज़ नहीं लगाना। As a formal restructuring has been finalized and approved by the management and a formal public announcement was made prior to year end, which has created a among the parties affected, therefore a constructive obligation should be। अब ये अगर नहीं पैरा याद हो रहा तो पैरा 72 आप पेपर में खोल लीजिएगा, अगर ये अंग्रेजी आपका नहीं याद करने का मूड, हर जगह लिखा हुआ है, साथ साथ थोड़े थोड़े पैरास के नंबर। नेक्स्ट, a provision should be made for रुपीज इतने as it pertains to the closing of battery unit या पता नहीं केमिकल यूनिट था कल। cost of staff training, cost of and cost of marketing and cost of investment in relate to and should not be recorded in the current year ended फला। पैरा 81 था, नहीं ये बातें याद आनी, पैरा 81 कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, सवाल में बस रुपीस डाल दीजिएगा या साल का एंड डाल दीजिएगा कितने। यार ये मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा बाद में एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर का, अगले सफे पे। IAS 37 प्रोहिबिट द रिकॉर्डिंग ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, पैरा 82 था,
एंड IAS 37 प्रोहिबिट द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। वो जो हमने कहा था एसेट भी एंड पे बिकेगा, बिल्डिंग और रिडंडेंसी कॉस्ट से नेट कर लेंगे, वो भी करने की इजाजत। अगला आज क्या पढ़ा है हमने? फ्यूचर ऑपरेटिंग, इसकी लायबिलिटी बुक, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। ये एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हमने बिल्कुल शुरू वाली क्लास में पढ़ा था, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। इसका पैरा 52 सफे पे ऊपर जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स, मेट्रो ट्रेन वाली बात याद आ रही है? ऑरेंज ट्रेन वाली, ऑरेंज ट्रेन आ रही है, बात याद आ रही है? नहीं याद आ रही तो पैरा 48 पेज नंबर 2 या 3 के ऊपर दिया हुआ है, पैरा 48 जरा बता दो। फ्यूचर इवेंट अभी भूला होगा इनको। अच्छा ये लफ्ज़ याद आ रहा है, सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस, बहुत पुराना हो गया, 3 दिन पुराना हो गया, वो एग्जांपल पढ़ के याद आएगा। पैरा 48 किस पेज पे है? किताब के पेज 3 पे है। अच्छा ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट आज ही पढ़ा है? डी कमीशनिंग अभी हमने नहीं पढ़ा। फ्यूचर रिपेयर्स पढ़ लिए, IFRS पार्ट बी के एग्जांपल 11A और 11B, और वारंटी कॉस्ट पढ़ लिए। ये टोटल 16 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने जो है वो लिखना होता है पेपर के अंदर। ओके भाई कैमरा इधर ले आए। IAS 10। अच्छा यार ये कोई नई चीजें नहीं है यार, ये जो है ना सारी चीजें पेज 27 पे, ये कोई नई चीजें नहीं है। ये क्या है? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की प्रोविजन नहीं बनानी। इधर से देखना शुरू करें। ये ना हमारी बेसिक थीम खत्म हो गई थी सिनेरियो 8 पे, रीइंबर्समेंट। अगली चीजें क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन बनानी है, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की प्रोविजन नहीं बनानी, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स को इग्नोर करना है। ये पैरा पढ़ के याद आएगा, भी याद नहीं आएगा। फ्यूचर इवेंट्स को सिर्फ तब कंसीडर करना है प्रोविजन बनाते हुए जब सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन बनानी है, डी कमीशनिंग लायबिलिटी की प्रोविजन बनानी है, फ्यूचर रिपेयर की प्रोविजन नहीं बनानी, वारंटी कास्ट की प्रोविजन। तो मुझे बता दें ये जो सिनेरियो नंबर 9 से 14 तक है, क्या ये कोई नई चीज है या प्रोविजन की ही अगली बहस है? प्रोविजन की अगली बहस है कि प्रोविजन बनानी है या नहीं बनानी, क्योंकि बेसिक रूल तो स्टैंडर्ड में 2 हैं, या हमारे खिलाफ केस हुआ है या हमने किसी के खिलाफ केस किया। अच्छा IAS 10 एक छोटा सा सवाल पूछता है बस। IAS 10 में वैसे तो 3-4 कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल सिर्फ मैं एक कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करूंगा जो मेंस इसका कॉन्सेप्ट है। 31 दिसंबर 2020 को हमारा ईयर एंड हो गया, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर को 1 जनवरी 21 की सुबह घरों में डिस्पैच कर दी जाएंगी? नहीं पॉसिबल। उसमें क्या क्या होता है? उसमें ये होता है कि PTCL वाले खुद ही लगा देते हैं P&L बैलेंस शीट फाइनल करते करते, तो मिड फरवरी में जाके ऑडिटर्स को बुलाते हैं, भाईजान P&L बैलेंस शीट फाइनल हो गया। ऑडिटर आते हैं, आके ऑडिट करते हैं, फरवरी मार्च वो भी लगा देते हैं शहजादे। तो ये बात अप्रैल तक पहुंच जाती है। अप्रैल में कहीं जाके या मार्च के एंड पे कहीं जाके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब प्रिंट होनी होती हैं तो उससे पहले डायरेक्टर्स उसे ऑथोराइज करते हैं। डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं? ऑथोराइज करते हैं। मे बी 31 मार्च 2021। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान PTCL वाले खुद अकाउंट्स बनाते हैं महीना डेट लगा के, और फिर ऑडिटर महीना डेट लगा के ऑडिट करते हैं, और फिर जाके डायरेक्टर साइन करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंटिंग के लिए चली जाती हैं डायरेक्टर के साइन के बाद। अच्छा इसमें बल्कि हमारा ये तजर्बा था, एक बार होंडा एटलस कार में गए तो हम वहाँ हैरान हो गए कि उन्होंने 7 जनवरी को ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दी। तो हम बड़े हैरान हुए कि ये क्या कैसे हो सकता है पॉसिबल कि 7 दिन में ही अपना P&L बैलेंस शीट कोई बंदा दे दे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि 5-6 दिनों में साल खत्म होने के बाद P&L बैलेंस शीट फाइनल कर लेना। वो पेपर में हमसे नहीं टैली हो रहा होता, तो उनको प्रैक्टिकली टैली करते हुए कितना टाइम लग जाता होगा चीजें, तो इसलिए प्रैक्टिकली चीजें थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। अब IAS 10 ने सिर्फ एक सवाल पूछा है। IAS 10 ने सवाल पूछा है, आपको फरवरी में पता चला है ऑडिटर्स को कि चोरी हो गई थी, फरवरी में पता चला है कि नवंबर में चोरी हो गई थी, लेकिन वो चोरी रिकॉर्ड नहीं की हुई अकाउंटेंट ने। ऑडिटर को पता चला फरवरी में कि नवंबर में चोरी हो गई थी, लेकिन उस चोरी की एंट्री नहीं हुई। तो बता दें इसकी एंट्री 2021 के साल में करें या भी 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है 20 के साल में ही करें। अब कर तो आप फरवरी में एंट्री रहे होंगे, लेकिन डेट डाल रहे होंगे 31 दिसंबर की। हाँ नवंबर में चोरी 31 दिसंबर की डेट डालने कोई मसला नहीं। तो मुझे ये बता दें, अगर जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है तब तक अगर हमारे साल की कोई चीज पता चल जाए तो उसे सही कर ले या छोड़े परे खैर है, सही कर लेना चाहिए, सही कर लेना चाहिए। क्लियर? तो अब कॉन्सेप्ट क्या है? इस दिन क्या पता चला ऑडिटर्स को कि नवंबर में चोरी हुई थी कैश, लेकिन अभी तक PTCL वालों ने इस चोरी को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो चोरी को रिकॉर्ड कर ले। नेक्स्ट,
लेकिन अगर फरवरी में ऑडिटर्स को पता चला कि जनवरी में भी एक चोरी हुई है, वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वो रिकॉर्ड तो इस साल जाके नहीं होगी, क्योंकि वो चोरी तो रिलेट ही किस साल से कर रही है, अगले साल से। बस ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट उठाया है IAS 10 ने, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। चलें जी, सवाल करना शुरू करें IAS 10 के। आज कोई 10-12 एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं इसकी रिवीजन के तौर पे। पेज 33 वॉलनट लिमिटेड। अच्छा, अब मेरी बात सुने, अगला सवाल मैं आपसे पूछूं। इस दिन फैक्ट्री में आग लगी, 7 एम्प्लॉइज ने इस दिन आके कहा हम इंजर हो गए, और 3 एम्प्लॉइज ने इस दिन आके कहा हम इंजर हो गए। बताएं मैं 7 की लायबिलिटी बुक करूं या 10 की लायबिलिटी? 10 की लायबिलिटी बुक होगी। द रीजन इसके आग तो हमारे साल लगी थी ना। ये 3 क्यों आए? अच्छा चलें, सारी बातें छोड़े, ये 3 क्यों आए? वो तो चोरी थी, वो तो चोरी हुई ही जनवरी में थी, वो चोरी तो हुई ही जनवरी में थी, इनको बातों को मिक्स नहीं करना। ये 3 क्यों आए? इन 3 को जब पता चला कि 7 को लिफ्ट करा रहे हैं, तो ये 3 भी आ गए, और 3 ने आगे कहा भाईजान पिछलों को तो लिफ्ट करा रहे हो, हाँ हम भी तस्वीरें दिखा दी इन्होंने, हमें क्या इंजरी हुई भी थी। तो ये 7 इस साल आ गए, ये 3 इस साल आ गए। इन 3 से पूछा तुम क्यों आए? इसने कहा हम ईयर एंड पे ही सही सलामत नहीं थे, बस आते आते देर हो गई। आग तो इस दिन लग चुकी थी ना हमारे अंदर, सॉरी फैक्ट्री में आग तो इस दिन लग चुकी थी ना। समझ आ गई बात की? तो ये अब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कंफ्यूज कर देते हैं, इनको एग्जांपल्स के जरिए जो है वो पढ़ना है। पेज नंबर 33 रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब हाउ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13। इनको कैसे डील करना है जी 31 दिसंबर 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? 31 दिसंबर 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको कैसे डील करना है? एज्यूम करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज कर दी हैं, ऑथोराइज्ड फॉर इशू 3 months आफ्टर द बाय। आगे नहीं पढ़ना आपने, आगे नहीं पढ़ना, साथ वाले से बात करें, कहां से पता चलेगा आगे नहीं पढ़ना? यहां से आगे नहीं पढ़ना, डायरेक्टर से बता दें जी डायरेक्टर्स ने कब ऑथोराइज कर दी। एज्यूम दैट WL फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथोराइज्ड फॉर इशू 3 months आफ्टर द ईयर एंड। अब बता दें 3 months कब पूरे होंगे? 31 मार्च 14। इसे डायरेक्टर ने ऑथोराइज कर दी। एक लाइन पेपर में और दी होगी, उसे आपने इग्नोर किया करना है। 3.5 महीने बाद शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूव कर दी। मतलब शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत एक फॉर्मेलिटी होती है। शेयर होल्डर्स तो हजारों होते हैं, वो मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और उनसे भी अप्रूवल ली जाती है। बताएं फॉर्मेलिटी क्या है? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। इसे इग्नोर करें। किसकी अप्रूवल इंपॉर्टेंट है? डायरेक्टर्स की। किसकी अप्रूवल इंपॉर्टेंट है? डायरेक्टर्स की। तो इसे आप इग्नोर किया करेंगे स्टेट को। किसकी अप्रूवल बोलें? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। और किस अप्रूवल को गले लगाया करेंगे? डायरेक्टर्स की अप्रूवल। अच्छा, अब 3 महीने तक अगर कोई हमारे साल की गलती पता चल जाए तो उसे हमारे साल में ही रिकॉर्ड करना बेहतर है, बजाय कि अगले 3 महीने रिकॉर्ड करें। तो अब तो आपको पता है अगला साल शुरू हो चुका है, लेकिन इस 3 महीने में अगर कोई हमारे साल की गलती पता चल गई तो हमारे साल जाके रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो डायरेक्टर्स का साइन है या शेयर होल्डर की अप्रूवल है? शेयर होल्डर की अप्रूवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन 28 दिसंबर 13, साल खत्म होने से 3 दिन पहले, दिसंबर में 31 होते हैं, साल खत्म होने से 3 दिन पहले द फैक्ट्री ऑफ अ डेटर वॉज डिस्ट्रॉयड। डेटर से हमने पैसे लेने होते हैं ना, तो 28 दिसंबर को डेटर की फैक्ट्री में आग लगी ढस, और वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हुआ 10 जनवरी को। यानी कि जैसे ही डेटर की फैक्ट्री में आग लगी ना, तो डेटर की फैक्ट्री में जैसे ही आग लगी 28 दिसंबर को, तो माने ना माने उसी वक्त हमारे दिल में हो गया होगा यार इन्हें तो मेरे पैसे देने सी। ये नहीं आया होगा उसकी फैक्ट्री को आग लगी, ये दिल में नहीं आया होगा, इतने अच्छे नहीं हम, ये दिल में आया यार बेचारे की फैक्ट्री को आग लगी, ये दिल में आया होगा उसने तो हमारे 30 लाख देने थे, यार पता नहीं क्या बनेगा यार बेचारे का, बेचारे की फैक्ट्री को आग, बेचारा तो वैसे ही कह रहे होंगे अपने 30 लाख की फिक्र होगी असल में। तो 28 दिसंबर को उसकी फैक्ट्री को आग लगी, और 10 जनवरी को बोले उसे कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये आप लोगों के पैसे दे नहीं सकता। तो बताएं जी 28 दिसंबर को डेटर की फैक्ट्री में क्या लगी? आग लगी। अब ये वो आग नहीं है जो लगी और एम्प्लॉय इंजर हुए, ये डेटर की फैक्ट्री में आग लगी। डेटर से हमें क्या मिलने होते हैं? पैसे। और 10 जनवरी को, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, अफर्मेटिव ऐसे मुंह हिला दें बूथा पूरा। 10 जनवरी को बोले कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया? बस मुझे एक चीज बताएं, क्या 31 दिसंबर को
आपका दिल ऑलरेडी धक धक कर रहा होगा। बस ये आपने बताने, जो दिल में जवाब आए वो सुन के बताने। क्या 31 दिसंबर को आपका दिल धक धक कर रहा होगा कि पता नहीं क्या बनेगा? क्यों? 28 दिसंबर को आग लग चुकी हुई है ना, तो 31 दिसंबर को दिल आपका ऑलरेडी धक धक कर रहा होगा। क्या कि हो सकता है ये मुझे पैसे देने से इनकार कर दे, अगर कोर्ट इसको क्या डिक्लेयर कर दे, बैंक करप्ट। तो इसका मतलब है, एक मैं लफ्ज बोला करूंगा उर्दू में, कि क्या ये डेटर सही सलामत था? ये 31 दिसंबर को ही हमें इसमें मसला नजर आ रहा था। अब क्या इस बैड डेट की एंट्री को 10 जनवरी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करूं या 2013 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अब एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? 1 रोमन्स में एडजस्टमेंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पेज नंबर किताब का 33, एडजस्टमेंट 1। क्या मैं हमारे साल को आके एडजस्ट करूं? क्या मैं हमारे साल में आके एडजस्टमेंट करूं? इसलिए इसको कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। क्या? लेकिन अगर ज्यादा अच्छा लफ्ज है एडजस्टिंग इवेंट। अब मैं डेट क्या डालूंगा सिस्टम में? पता तो मुझे 10 जनवरी को चला, लेकिन धक धक दिल तो 31 दिसंबर को कर रहा होगा। तो चाहे 10 जनवरी को मुझे पता चला कि डेटर बैंकरप्ट हो गया, सिस्टम में बैक डेट डल सकती है, कंप्यूटर सिस्टम बैक डेट डाल के 31 दिसंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री करूंगा। क्या बोलें? बैड डेट डेबिट डेटर। और मोहतरम इसकी कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एंट्री होकर रिकॉर्ड होगी, बस बैड हो गया। बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, इसका नो डिस्क्लोजर, इसका डिस्क्लोजर कोई नहीं। नोट कर लिया? अगर फैक्ट्री में आग लगी होती है और हमें पता बाद में चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी फैक्ट्री में तो लगी हुई थी ना, वो सही सलामत था या नहीं? वो सही सलामत नहीं था ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके यार, ये प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी, ये प्रोविजन का सिनेरियो नहीं है। प्रोविजन होता है किसी की तरफ हम लायबल फील कर रहे हैं, तो आइए 37 से इसको मिक्स ना करें। अभी ये प्रोविजन तो नहीं है, प्रोविजन में तो किसी पार्टी की तरफ हम अपने आप को लायबल फील करते हैं ना। हाँ, वो कर लो, वो करना है, लेकिन उसे बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया तो फारिग करो, बस बैड डेट रिकॉर्ड कर दो। अच्छा जी, अगला सिनेरियो पढ़ें। ऑन 6 जनवरी 14 साल खत्म होने के कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। द फैक्ट्री ऑफ एनदर डेटर, सारे डेटर ही माशाल्लाह सारे से ज्यादा हैं। फैक्ट्री ऑफ एन अदर डेटर, एक स्टूडेंट ने जाके फीस नहीं देनी, दूसरे ने कहा जाके मैंने भी फीस नहीं देनी, कॉलेज वाले परेशान बैठे हैं। एक डेटर की फैक्ट्री में आग लगी, थोड़ी देर पता चला आग ही हमारे डेटरों की फैक्ट्री में लगी जा रही है। ऑन 6 जनवरी द फैक्ट्री ऑफ एनदर डेटर हु ओड अमाउंट ऑफ बाय 2 करोड़ 20 लाख रुपए इसने देने थे, तो 2 करोड़ 20 लाख इसने देने थे एट ईयर एंड, वाज डिस्ट्रॉयड इन, और कोई तकरीबन 9 दिन बाद कोर्ट ने उसको बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया। बताएं जी, डेटर की फैक्ट्री में आग कब लगी? 6 जनवरी को डेटर की फैक्ट्री में क्या लग गई? आग लगी या आग सी लगी? आग लगी। और 15 जनवरी को कोर्ट ने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया? बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया। बताएं क्या 31 दिसंबर को ये डेटर सही सलामत था? बस ये सवाल सही सलामत वाला लफ्ज़ आपने ना जहन में रखना है। और भाई ये हाथ रखा करो ना, अब चलो, अब ना आपको फायदा नहीं। अच्छा, तो 31 दिसंबर को क्या ये डेटर सही सलामत था? बिल्कुल सही सलामत था। इस डेटर के बड़ों को भी नहीं पता था कि आग लगनी है, डेटर के अब्बू को, डेटर के अब्बू को भी नहीं पता था कि आग लगनी है। वो तो 6 को जब आग लगी तो इसको पता चला कि आग सी लग गई है। तो इसलिए क्या 31 दिसंबर को कोई शक सा था हमें कि कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब है इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये अमाउंट आपको मटेरियल लगती है ना 22 मिलियन, तो यूजर को डिस्क्लोज कर दें। यूजर को क्या कर दें? अब कौन सा सवाल सॉल्व होने लगे? हमारा कंक्लूजन बताएं। हमारे साल आके एंट्री करें या ना करें? अगर हमारे साल आके एंट्री नहीं करनी तो इंग्लिश में बोलें डू नॉट एडजस्ट। डू नॉट एडजस्ट की अंग्रेजी बोलें नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब नो जर्नल एंट्री, disclose only if amount is material, disclose only if amount is material। अच्छा, 22 मिलियन आपको मटेरियल लग रही है? मोहतरम, मटेरियल लगना या इमटेरियल लगना आप नहीं जज कर सकते, क्योंकि हर बिजनेसमैन का अपना मटेरियलिटी लेवल होता है। कोई साथ वाला 5 रुपए गुम हो जाने पे दुख हो रहा होता है, किसी साथ वाले को 100 रुपया भी गुम हो जाने पे दुख नहीं हो रहा होता। तो मटेरियलिटी लेवल हर बंदे का अपना होता है, इसलिए हमें पेपर में कभी नहीं पता चला करेगा ये अमाउंट मटेरियल है या इमटेरियल। इसलिए हम हमेशा एक ही इंग्लिश लिखाया करेंगे, डिस्क्लोज कर दो इसको अगर तुम इसे क्या समझते हो, मटेरियल। तो हो सकता है ये 22 ट्रिलियन में खेलने वाला बंदा और 22 मिलियन कहते हो, यार 22 मिलियन की क्या बात है, वो फिर ठीक है। लेकिन हम पेपर में इस चक्कर में नहीं जाया करेंगे अमाउंट मटेरियल है या इमटेरियल। हम क्या कह दिया करेंगे? डिस्क्लोज कर दो यूजर को इफ, और मेरे भाई डिस्क्लोज पता है कहां करनी है?
इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2013 की फाइनेंशियल में प्रिंटिंग में जानी है ना, 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है कि 22 मिलियन किसी बंदे से आने थे लेकिन वो डेटर में पड़े हुए हैं, बैड डेट की एंट्री नहीं करनी, वो डेटर में पड़े हुए हैं लेकिन आने उन्हें कोई नहीं है, तो इसको डिस्क्लोज करके बता दें। लेकिन बैलेंस शीट से क्यों ना हटाएं, क्योंकि एज ऑन 31 दिसंबर तो वो रिसीवेबल है ना, लेकिन इसको बैलेंस शीट से क्यों हटा दिया था, डेटर क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि सही सलामत नहीं था ये रेंट। डन। पार्ट A2 मैंने लाने को कहा था, पार्ट A2 निकालें स्टैंडर्ड का और उसमें IAS 10 निकालें। किधर है IAS 10? IAS 10 निकालें किताब में, इसमें पैरा नंबर 3, जिनके पास स्टैंडर्ड नहीं है वो इधर देख के गुजारा कर लें। पार्ट A2 पेज नंबर A2 में क्या IAS 10 ढूंढ लो ना, ऊपर देखो IAS के नाम लिखे हुए सब होंगे। The following terms are used in this standard with the meaning specified. Event after the reporting period or those events. अभी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ना पढ़ें। Events after the reporting period. ये क्या हमारा? Events after the reporting period that occur between the end of reporting period and the date when financial statements are. Events after the reporting period are the events that occur between the end of financial statements and the date financial statements are author. इसके दरमियान कुछ इवेंट्स हैं, कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के हैं। नंबर 1 इसमें कौन से हैं और नंबर 2 नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। हमारी पहली मिसाल में एडजस्टिंग इवेंट था और दूसरी मिसाल में एडजस्टिंग इवेंट। पहले वाला डेटा ज़हन में लाएं, that provide evidence of a condition that existed at balance sheet date, that provide evidence of a condition that existed at balance sheet date। पिछले वाला सिनेरियो देखें, क्या कोई चीज एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, बाद में उसका एविडेंस भी मिल गया कि मसला था। पिछले वाला एग्जांपल, that provide evidence of a हालत that existed at बैलेंस शीट डेट। बताएं बैलेंस शीट डेट के एंड पे ही सही सलामत नहीं था ना वो डेटर। अच्छा, अगला वाला सिनेरियो की इंग्लिश बड़ी आसान है। वो कौन सा वाला सिनेरियो है? आग भी इस दिन लगी, बैंक करप्ट भी इसी दिन हुआ। That are indicative of a condition that arose after the balance sheet. Reporting period तो मुश्किल लफ्ज़ है। That are indicative of a condition that arose after balance sheet। बताइए, ये तो कंडीशन भी बैलेंस शीट के बाद ही अरोज की है ना, तो आप बता दें ये इवेंट्स कौन से होते हैं। और ये that provide evidence of a condition that existed at balance sheet date, that बोले that are indicative of a condition that arose after the balance sheet date. Try to understand, दोबारा बताएं। that provide evidence of a condition that existed at balance sheet date। 28 दिसंबर को आग लगी थी। that are indicative of a condition that arose after the balance sheet date। अब आपने क्या करना है, जब थ्योरी का सवाल आएगा तो ये लाइन लिखाया करनी है पहले वाले सिनेरियो में और ये लाइन स्टैंडर्ड खोल के लिखाया करनी है दूसरे वाले सिनेरियो में। यार हमारी किताब में भी ना ये शायद लिखा हो, जिनके पास स्टैंडर्ड नहीं है, पेज नंबर 30 के टॉप पे। सही है, हमारी किताब में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 30 पे, ऐसा ही है। ये लफ्ज बार बार याद करें। That provide evidence of a masla that existed at, it is indicative of a masla that arose after the balance sheet date। अच्छा, एडजस्टिंग इवेंट को क्या करना होता है? जर्नल एंट्री करनी होती है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की जर्नल एंट्री, ऐसा ही है। एडजस्टिंग इवेंट की क्या करनी होती है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की। अच्छा, डिस्क्लोजर, एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज इफ मटेरियल, डिस्क्लोज करें अगर। अच्छा, डिस्क्लोजर 2 देने होते हैं भाई, नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया, सॉरी, ये पता नहीं क्या चीज लिखी हुई है, नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ। डन।
तो बता दें आज के बाद एडजस्टिंग इवेंट क्या होगा और उसका क्या करना है। डेट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ मसला डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। इसकी जर्नल एंट्री करनी है, डिस्क्लोजर। अच्छा, नॉन एडजस्टिंग कौन सा हुआ करेगा? इट इंडिकेट्स अ मसला डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसको क्या करना है? अच्छा, अब मोहतरम IS 10 का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के जरिए भी हो गया और थ्योरी भी हमने इसके पढ़ ली। अब ये जितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं 16 के 16, ये सिर्फ इनकी एक रिवीजन है। अब रिवीजन करते जाते हैं, आपने मुझे बताते रहना एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। लेकिन एक चीज जिसमें आपने सुस्ती करनी है वो मैं इधर ही बता दूं आपको। एक चीज जिसमें आपने सुस्ती करनी है, आपने इसके भी सॉल्यूशंस को जाके लिफ्ट नहीं करानी। तो पहले वाला डेटा ध्यान में लाएं। द बैंक करप्सी after the provide evidence of a condition that existed, so it is the fire occurred before balance sheet date, therefore we should adjust the by increasing bad debt and decreasing ये पहली दो लाइनें बस आपने याद करनी है, बाकी सारी आपको ऑटोमेटिकली फिर वो कवर हो जाएंगी। पहली दो जरूर याद कर लीजिएगा। और इधर बताएं, बैंक करप्सी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रिलेट टू अ सिचुएशन दैट अरोज, वो तो सिचुएशन ही बाद में राइज हुई ना, खतरा ही बाद में खड़ा हुआ, अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसका क्या करना है? हाउएवर इफ द अमाउंट, नॉन एडजस्टिंग का मतलब ही ये जर्नल एंट्री नहीं करनी। नॉन एडजस्टिंग का मतलब ही क्या है? नॉट एडजस्ट, नॉट हाउएवर इफ द अमाउंट इज, दो चीजें डिस्क्लोज करनी है। नंबर 1, नेचर एंड एस्टिमेट ऑफ विल बी डिस्क्लोज्ड इन द फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। नेचर आपने पेपर में नहीं लिख के आनी, आपने पेपर में ये लिख देना कि नेचर बताई जाएगी। आपने पेपर में नेचर नहीं लिख के आनी, आपने ये लफ्ज़ लिख के आना है। वैसे अगर नेचर आप पूछ रहे हो नेचर है क्या, तो फैक्ट्री में डेटर की आग लगी है, ये नेचर है इवेंट की। चलें यार 5-6 सिनेरियोस पढ़ ले, 5 मिनट है, 1-1 मिनट में फर्क करते रहें। सिनेरियो नंबर 3 पढ़ के बताएं। नहीं 3 नहीं सर, 4 एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा, उर्दू में एक लफ्ज़ आपको बता दूं, सही सलामत, बैलेंस शीट डेट पे सही सलामत है या नहीं, उर्दू के लिए एक बात आपको बता दूं, वो भी जरा चला ले आप इधर। एडजस्टिंग वाले हाथ खड़ा करें, नॉन एडजस्टिंग वाले हाथ खड़ा करें। वेल डन। ऑन 16 जनवरी टीवी सेट्स वैल्यूइंग 3 million was stolen from a warehouse and these sets were included in balance sheet at 31 दिसंबर 13। अब मोहतरम 31 दिसंबर 13 को तो मेरे पास पड़े थे, चोरी कब हुए? 16 जनवरी को। तो मुझे बताएं, इज इट इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? अगर चोरी पहले हो गए होते और हमें पता बाद में चलते, वो और बात थी। इसमें क्या है? चोरी ही बाद में हो। तो अब बता दें इसका क्या नाम रखेंगे। लेकिन अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज। और भाईजान इसकी एंट्री 2013 के साल में होगी या 14 के साल में होगी? 14 के साल में। 13 के साल में इसका नाम क्या होगा? डू नॉट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर मोहतरम? मोहतरम 6 आसान वाले भी करा रहा हूं, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, बाद में करेंगे। 6 इधर पढ़ना, 6 बता दें। न क्या बोलने लगे? न इन्वेंट्री कैरिड एट 25 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 13। इन्वेंट्री हमारे पास 25 दिसंबर 13 को पड़ी थी, वॉज सोल्ड फॉर 15 मिलियन, बाद में 15 मिलियन की बेची, आफ्टर इट हैड बीन डैमेज्ड इन फ्लड इन जनवरी। तो मुझे बताएं 31 दिसंबर को सैलाब आया या जनवरी में सैलाब आया? तो 31 दिसंबर को जब ये हमारे पास पड़ी थी तब तो सही सलामत थी। जनवरी में सैलाब आया तो जनवरी में हमें रुड़ती हुई नजर आ रही थी, तो हमने बंदे बुंदे भेज के वापस मंगवा ली और अपनी दुकान पे रख ली। लेकिन अब ग्राहक ने कहा इसमें तो पानी चला गया है, ये सूट तो मैं नहीं खरीदता, इसमें तो पानी चला गया। माशाल्लाह सूट ही 25 मिलियन वाला 15 मिलियन का बेचना पड़ा। सूट है, सूटा है सॉरी। अच्छा, तो मोहतरम अब आप बता दें कि ये जो नुकसान आया है हमें स्टॉक पे, ये जनवरी में कुछ हुआ उस वजह से आया या दिसंबर में फ्लड आया था? तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन that arose after the balance sheet date. However, if the effect is, then it will be disclosed in the notes to the financial statement. ओहो, वो तो चोर की भी प्लानिंग पहले पता चल सकती है। अजीब बातें कर रहे हो।
हाथ होगी देखो, सीधा रखो, पुटा पुटा क्यों लगा रहे हो। चलें जी यार, ये जो स्काई ब्लू है ना, ये तो IS-37 है, इसको छोड़ें, पहले येलो पकड़ के बताएं, IS-10 लगाने की कोशिश करें। प्रोबेबल का लफ्ज़ तो छोड़ें, ये तो IS-37 की बात है। A factory worker was seriously injured on 10 दिसंबर को इंजर हो गया। तो क्या साल के एंड पे ये एम्प्लॉय सही सलामत था या इंजर था? अभी तो पट्टियां भी नहीं उतरी थी। A factory worker was injured on 10 दिसंबर। On 26 जनवरी the worker filed a claim। बस आगे ना पढ़े, आगे कुछ और लिखा हुआ है। उसने दावा किया कि मुझे पैसे दो। तो बता दें जी, is it an indication of a condition that arose balance sheet date, after balance sheet date, या it existed at balance sheet date? तो इसलिए इसी दिन ये एम्प्लॉय सही सलामत नहीं था, इसलिए इसको कौन सा इवेंट कहेंगे? यार अगला सवाल अब है कि लॉयर से हम पूछते हैं क्या पैसे देने पड़ेंगे या नहीं। ये कौन सा स्टैंडर्ड अब शुरू हो गया है? अब लॉयर से हम पूछने लगे पैसे कितने देने हैं, या देने भी हैं या नहीं देने। तो लॉयर ने कहा हाई चांस है पैसे देने का, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। चलें जी, एंट्रीज लिखें इसकी, कौन सा इवेंट है, इसलिए जनरल एंट्री दोबारा मुझे मजबूरन करनी पड़ेगी। एक्सपेंस डेबिट, इसमें प्रोविजन का डिस्क्लोजर आएगा, इसमें IS-10 का कोई डिस्क्लोजर नहीं आएगा। ऑलमोस्ट सेम ही है, हाँ सही कह रहे हो आप, ऑलमोस्ट सेम ही है। बस करें। अच्छा अब आप क्या क्या होमवर्क में करके आएंगे, जो जो क्लास वर्क में किया है। एक चुप 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 चुप, क्या क्या किया है? ऑन रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट सुबह सुबह किया है, फिर दोपहर को वारंटी किया, दोपहर को, फिर रात को IS-10। ठीक है।